हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। हम आपका टॉपिक देख रहे थे 10th का चैप्टर, ठीक है। 10th के चैप्टर का टॉपिक देख रहे थे हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार एवं लवण, ठीक है। हम लोगों ने देख लिया था कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण अभी हम लोगों ने देखा है, वो देखना बचा हुआ है, उसको भी देखेंगे हम आगे की क्लासेस में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया है कि इंडिकेटर्स क्या हैं, केमिकल इंडिकेटर्स देखा, एक्सपेरिमेंट देखा हम लोगों ने, नेचुरल इंडिकेटर्स देखा, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, घ्राण सूचक भी हम लोगों ने देख लिया है। इसी सीरीज में हम लोगों ने अम्ल और क्षार के बहुत सारे गुण तो देख लिए। अब हम देखेंगे इसके कुछ रासायनिक गुण। आज की क्लास में हम डील करने वाले हैं अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण धर्म, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड एंड जो बेस है वो धातु के साथ और धातु कार्बोनेट के साथ, अधातु ऑक्साइड्स के साथ जब वो क्रिया क्या लिया, अम्ल, उसका धातु से जब हम रिएक्शन होता है, अम्ल का जब धातु के साथ रिएक्शन होता है तो वो लवण बनाता है। यहाँ पे बना जिंक क्लोराइड और ये हो गया आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। अब यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे जिंक एक है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो मैं यहाँ पे सामने में 2 लगा दूंगी तो ये 2HCl, ठीक है। तो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए और ये 2 क्लोरीन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है कि अम्ल को किसके साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, तो आप बता सकते हैं कि अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस है वो मुक्त होती है, ठीक है। या फिर ऐसा पूछेगा कि अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद स्वरूप हमें क्या मिलता है, एज अ प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, तो आंसर विल बी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस या फिर लवण या हाइड्रोजन गैस। ये तो हम लोगों ने देख लिया कि अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। चलिए देखते हैं कि जब क्षार जब धातु के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है। क्षार जब धातु के साथ क्रिया करता है तो उसमें भी हमें मिलेगा लवण प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो आप दोनों के केस में देख सकते हैं कि अम्ल भी और क्षार भी दोनों जब भी धातु के साथ क्रिया करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एक लवण और हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त हो जाती है, ठीक है। चलिए अब इसका हम देखते हैं, एक क्षार का एग्जाम्पल देखते हैं। क्षार है आपका NaOH और जिंक है एक धातु, आपको बनाना है, ठीक है, हमको बनाना है लवण, तो क्या होगा Na2ZnO2, ठीक है। और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस फ्री होगी, रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में आप क्या देख पा रहे हैं कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये सोडियम 2 है, यहाँ पे जिंक तो 1 है, ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ, तो आपका जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगा। पहले आप इक्वेशन लिख लीजिए, उसके बाद आप उसको जहाँ पे जितना रिक्वायर्ड है उतना आप उसके आगे नंबर लिख के आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अम्ल एवं क्षार जब भी धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो वो क्या दे रहे हैं, वो एज अ प्रोडक्ट हमें देते हैं लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। दोनों ही अभिक्रियाओं में आप देख पा रहे हैं कि अम्ल और क्षार धातु के साथ क्रिया करने पर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो आपसे जैसे भी क्वेश्चन पूछे, अच्छा इसका नाम है सोडियम जिंकेट, इस प्रोडक्ट का नाम है सोडियम जिंकेट, क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं हमारा दूसरा अभिक्रिया कि जब सिर्फ अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो जब भी अम्ल है वो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं तो हमें यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कि जो अगर आप धातु के कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु का ही ना,
से जब अम्ल क्रिया करता है तो हमें एज अ प्रोडक्ट मिलता है लवण प्लस जल H2O प्लस CO2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, हमें क्या क्या मिलता है? H2O प्लस CO2 गैस रिलीज होती है। तो आपको क्या याद रखना है कि जब भी अम्ल धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा जल, ठीक है, और लवण और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो रिलीज होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका रिएक्शन। पहले में धातु कार्बोनेट को लिखते हैं। धातु कार्बोनेट आप एग्जाम्पल ले सकते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इसे ही मैंने आपको बताया था, ये क्या है? धोने का सोडा, जो आप कपड़ा धोते हैं, ठीक है, उसमें जो सोडा यूज़ होता है वही है Na2CO3। एक एसिड लेंगे हम लोग HCl, ठीक है, इसका रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने के बाद हमें पता है कि क्या बनेगा, एक लवण बनेगा। तो ये क्या हो गया? NaCl, सोडियम क्लोराइड एक लवण बना, प्लस हमें एक H2O बनाना है, प्लस हमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करना है। तो आप सिंपली ये जो है वो लिखिए, ठीक है। उसके बाद आप इक्वेशन बैलेंस कीजिए तो क्या होगा? यहाँ NaCl है, यहाँ ट्वाइस ऑफ NaCl है, ठीक है, ये क्लोराइड है तो एक ही क्लोराइड है। तो मतलब क्वेश्चन का डिमांड ये बोल रहा है कि आप यहाँ पे डबल कर दीजिए ताकि Na2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2HCl कर दो तो ताकि H2O हो जाएगा और ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। क्लियर? चलिए, और आप देख पा रहे हैं कि जब हम सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड और जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, इसका जब हम रिएक्शन करेंगे HCl अम्ल के साथ, एसिड के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट है आपका, ये इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं हम लोग, या फिर इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हम बोल सकते हैं। तो जब ये रिएक्ट होता है तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है, पहले तो हमें लवण बनाना है, तो ये बन गया NaCl प्लस H2O प्लस यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी, वो मुक्त हो जाएगी। तो हम लोगों ने क्या देखा? इक्वेशन आप देख लीजिए, बैलेंस्ड है, एक Na है, एक Cl है और CO2 H2O सब बैलेंस्ड है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन उधर भी है। इक्वेशन बैलेंस करने का मतलब ये है कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो जो एलिमेंट्स हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे राइट हैंड साइड पे भी होने चाहिए। ये बस हमारे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का एक तरीका है। चलिए, तो क्वेश्चन आपका कैसा बनता है? क्वेश्चन में आपसे ये पूछता है कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो उत्पाद स्वरूप, फल स्वरूप, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? तो आपको पता है कि जब भी जो अम्ल, ये जो एसिड है वो धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर हम कहें धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा लवण, जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होगी। ठीक है, क्लियर हुआ? और क्वेश्चन में यही ऐसे ही आपसे पूछेगा ट्विस्ट कर करके कि इसमें आप अम्ल को किसके साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो आप देख पा रहे हैं कि कार्बोनेट वाला पोर्शन जो है वही ना कार्बन डाइऑक्साइड दे सकता है, इसलिए आप ऑप्शन में आपको दिखेगा अगर धातु कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो आप उसको बिल्कुल टिक कीजिए। ठीक है, ये डन होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि क्षारक के अधातु, देखो अब हम लोगों ने अम्ल को देख लिया कि अम्ल जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। अब हम देख रहे हैं कि जब क्षार अधातु ऑक्साइड से क्रिया करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो क्षार जब भी अधातु ऑक्साइड से क्रिया करेंगे, क्षार प्लस अधातु ऑक्साइड, तो हमें मिलेगा लवण प्लस
जल। ठीक है, जब भी क्षार अधातु ऑक्साइड से क्रिया करेंगे तो हमें मिलेगा लवण प्लस जल। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। क्षार हम लेते हैं एक NaOH प्लस अधातु ऑक्साइड है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर एक अधातु है तो इसका ऑक्साइड क्या होगा, अधातु ऑक्साइड, इसे ही हम बोल देंगे सल्फर डाइऑक्साइड। ये मिलके हमें क्या मिलेगा, जब ये जो आपका क्षार है वो सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा Na2SO3। ठीक है, और प्लस जल मिलेगा H2O जो कि है लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है, जैसा कि इसके अकॉर्डिंग तो आप क्या देख पा रहे हैं, Na2 है यहाँ पे। ठीक है, हमें दो सोडियम चाहिए तो मैं यहाँ पे 2 लिख लूँगी और हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 है। ऑक्सीजन आप बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन प्लस 2 4 हो गया, यहाँ पे 3 प्लस 1 ये क्या हो गया, ये 4 आपको क्या ऑक्सीजन देखने को मिल गया। तो आप क्या देख पा रहे हैं, ये आपका बन गया लवण। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब अम्ल क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया होती है तो एज अ प्रोडक्ट हमें लवण तो बनता ही है और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। उसके बाद हमने क्या देखा, क्षार के केस में भी यही होता है। क्वेश्चन यही पूछेगा कि जब क्षार धातु के साथ क्रिया करेगा तो क्या मिलेगा, तो लवण मिलेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। उसके बाद बोलेगा कि अम्ल अगर धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, लवण तो बनेगा। उसके साथ ही हमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये दोनों भी मिलेंगे। उसके बाद हमने देखा कि अगर क्षार अधातु ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मिल रहा है लवण और यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें जल। तो हम अब देखते हैं कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो हमें क्या मिलता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। अम्ल प्लस क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो अपने क्रिया के फलस्वरूप एज अ प्रोडक्ट वो देते हैं हमें लवण प्लस जल। ठीक है, तो जब एसिड प्लस बेस आपस में मिलते हैं तो क्या मिलता है हमें, सॉल्ट प्लस H2O। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लेंगे HCl, इसका एक्वस सॉल्यूशन मतलब जलीय विलयन, इसमें हम NaOH, इसका जब जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन जब इसमें हम डालेंगे तो इसके उत्पाद स्वरूप हमें मिलेगा NaCl के साथ अटैच होगा, ये बनेगा NaCl प्लस ये H और ये H बना H2 और ये क्या हुआ O। ठीक है, ये भी क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन। ये जो रिएक्शन है, ठीक है, कि जब अम्ल है वो क्षार के साथ अभिक्रिया करके हमें NaCl जो सॉल्ट दे रहे हैं प्लस जल भी दे रहे हैं। ठीक है, तो यही आपको रिएक्शन में पूछता है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो हमें एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो आप लिखेंगे कि अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तब एज अ प्रोडक्ट हमें लवण और जल मिलता है। ठीक है, ये आपका ये जो आपका रिएक्शन है, अभिक्रिया है, उसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया गया है कि आप एक परख नली एक ट्यूब में लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्वस सॉल्यूशन उसका। ठीक है, अब उसमें क्या करेंगे हम लोग, NaOH की बूंद बूंद को डालते जाएंगे। तो कैसे जैसे HCl में हम NaOH डालते जाते हैं तो जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में रिएक्ट होते जाते हैं और हम तब तक वो बूंद डालते हैं कि जब तक कि वो जो विलयन है, ठीक है, जो सॉल्यूशन का कलर है वो पिंक ना हो जाए। ठीक है, इसका मतलब तब होगा
कि जब वो दोनों लवण बन जाएंगे, ठीक है। तो जब अम्ल और क्षार आपस में क्या होता है, लवण बन जाते हैं और जल बनता है, इसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या होती है, तो आपको ये बोलना है उदासीनीकरण की अभिक्रिया में कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया कर लवण और जल बनाते हैं, ठीक है, उसे ही हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। आपको याद होगा कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि कभी भी चींटी काटने पे हम वहाँ पे क्षार लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि हमें वहाँ पे न्यूट्रल मिले और रिलीफ मिले, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चींटी जब हमें काटती है तो हमें फॉर्मिक अम्ल का सिक्रेशन, स्त्रावण कर देती है हमारे हाथों में या जहाँ पे भी, जिस जगह पे आपको काटा है उसमें। फिर हम लोग क्या डालते हैं? सोप घिसने को बोला जाता है, मैंने आपको यही बताया था। तो वो क्या होते हैं, वो दोनों मिल के उदासीनीकरण कर देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कर देते हैं। तो ऐसा करने पर हमें रिलीफ मिलता है, इसलिए हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमें यही सलाह देते हैं कि चींटी काटी है तो वहाँ पे सोप लगा लीजिए ताकि वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन होता है। देखिए वो लोगों को कहीं ना कहीं जो हमारे घर में है वो सब कितने साइंटिस्ट होते हैं ना, उन लोगों को पहले से पता होता है। और ये तो हम लोग बुक पे पढ़ते हैं कि एसिड का बेस से रिएक्शन होता है तो न्यूट्रलाइजेशन होता है, लेकिन वो कितने स्मार्ट होते हैं। तो बड़े हमेशा स्मार्ट ही होते हैं, ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो आपस में क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं सॉल्ट और वाटर, लवण और जल, ठीक है। ऐसे ही आपके बुक में आपको ऐसी क्वेश्चन मिल जाएगा कि जब किसी धातु की क्रिया तनु HCl से होगी, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होगी, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही आपसे ये पूछा जाएगा कि जब धातु की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ होगी तो आपको एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा। उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। और ये पूछ सकता है कि क्षार की अभिक्रिया जब अधात्विक ऑक्साइड के साथ होती है तो हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आज की क्लास में जो भी हमने पढ़ा है आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसके आगे की टॉपिकों के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।